नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मेरे महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेस का कल रामलीला मैदान में एक रैली है। विशाल होगी, सामान्य होगी, फेल होगी, ये तो कल पता चलेगा, उसके विषय में कल बात करेंगे। लेकिन ये आज पता है कि कांग्रेस का एक रैली दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आहूत है, जो कल होगी। उसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेसियों ने राष्ट्र जोड़ो का पदयात्रा प्रारंभ किया है। अब ये पद यात्रा है या पद के लिए यात्रा है, या मैं आपके विवेक को छोड़ता हूं। लेकिन मेरा आज का विषय है कि कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण कौन सा है, क्या महत्वपूर्ण है, राष्ट्र जोड़ो या कांग्रेस जोड़ो। क्योंकि कांग्रेस में रोज कोई ना कोई छोड़ो का अभियान चल रहा है। कभी कोई छोड़ा, कभी कोई छोड़ा, कभी कोई छोड़ा। कुछ बात इस विषय पर भी होगी कि क्या कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को छोड़ देने से नवीन कोमलों के वजह से कांग्रेस का कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि बेमतलब के खरपतवार कांग्रेस में भर गए थे और इनका निर्मूल होना, इनका निकल जाना, या पतझड़ के बाद जब पुराने पत्ते गिर जाते हैं तो नवीन पत्ता निकलता है, उससे पेड़ के विकास में संचार उत्पन्न होता है और उसका विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। इस विषय पर बात करूंगा। उसके पहले आदरणीय प्रेम नारायण दीदी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, सबसे पहले रामलीला मैदान की रैली इसलिए आहूत की गई है कि ये सब के सब भारत के विपक्षी दल एक ऐसे पोस्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो पोस्ट वैकेंट ही नहीं है, मतलब जिस सीट की वैकेंसी ही नहीं निकट भविष्य में दिख रही है, उस पोस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार स्वयं को अपने बोर्ड पर लिखवा रहे हैं पार्टी ऑफिस के कि बिहार ने देखा है, दिल्ली भी देखेगी। तो मैंने कहा कि भाई हाँ, बिहार ने देखा है कि दारूबंदी के नाम पर पुलिस के द्वारा दारू का सप्लाई, और आए दिन बिहार के हर गली में किसी न किसी को दारू पी करके मर जाने की घटना आप यही पूरे भारतवर्ष में दिखाएंगे। मैंने अपने आप से पूछा कि भाई, नीतीश कुमार कानून के भागे अपराधी को कानून मंत्री बना देते हैं, और जब कानून पर मजबूर होना पड़ता है एफआईआर वही कानून रद्द कर देती है, तो उनको गन्ना चूसने के लिए भेज देते हैं। फिर जब छीछा लेदर होता है और गन्ना विभाग के मंत्री अफसर कहते हैं कि भाई साहब, ये कानून का भगोड़ा को गन्ना विभाग में बिठाएंगे, पुलिस आके अरेस्ट कर लेगी, ये चाहेंगे आप? तब जाकर के उसके शास्त्रांत दौड़ो थोड़े के लालू प्रसाद जी, इनको हटा लीजिए, उसके बदले में 2 तार और काम एक्स्ट्रा करवा लीजिएगा। तब लालू जी उनको कहते हैं और तब जाकर के वो इस्तीफा देते हैं। तो क्या ये बिहार ने देखा है, अब यही पूरा देश देखेगी? स्थिति बड़ा भयावह है। लेकिन मुझे संतोष इसलिए है कि नीतीश कुमार जिस सीट की कल्पना कर रहे हैं वो वैकेंट ही नहीं है, और उसमें 24 में वैकेंसी बिल्कुल ही नहीं है, निश्चित ही नहीं। मित्रों, मैं तो ये कह रहा हूं कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर चुका हो, केसीआर नीतीश कुमार के साथ पटना में बैठे हैं, तो नीतीश कह रहे हैं कि उठ जाइए, केसीआर बोले कि बैठ जाइए। अब कौन किसको कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हमने तो ये अनुमान लगाया कि नीतीश कुमार केसीआर को बोले चलो उठ जाइए, आपका इसमें दाल गलने वाला नहीं है, और केसीआर नीतीश को कह रहे हैं कि बैठ जाइए, आपके बस की बात नहीं है मोदी के सामने खड़ा होने का। ये मैं नहीं कर रहा हूं, वीडियो में है। 2 बातें मैं अपने से जोड़ा हूं कि नीतीश के मन में क्या था और केसीआर के मन में क्या था। बाकी जो 2 संवाद है कि नीतीश कह रहे हैं कि उठ जाइए और केसीआर कह रहे हैं कि बैठ जाइए, ये तो समाचार के फुटेज पे आया है और आप सबने देखा होगा। मैं उनके मन स्थिति का अंदाज लगा के कह रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा होगा। मित्रों, मोदी का मुकाबला जो मुझे लग रहा है, जो छोटी थोड़ी बहुत ज्ञान है, कि मोदी जी का मुकाबला सिर्फ मोदी जी से है और किसी से। मोदी जी की जो वर्तमान राजनीतिक हैसियत, स्थिति और मजबूती है, वो करीब करीब उस तरह से है जिस तरह सुनील गावस्कर जब बैटिंग के लिए उतरते थे,
तो विपक्ष का गेंदबाज अपना एफर्ट नहीं लगाता था कि सुनील गावस्कर को आउट करना है। वो सुनील गावस्कर के किसी भूल का इंतजार कर रहा था कि जब गावस्कर कोई भूल करेंगे तभी आउट होंगे। मोदी की स्थिति आज की तारीख में वही है। विपक्ष के सारे लोग मोदी के भूल का इंतजार कर रहे हैं और मेरा भी मानना है कि अगर मोदी किसी से हारेंगे तो मोदी से ही हारेंगे। और फिलहाल के राजनीति में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है जो नरेंद्र मोदी को हराने की काबिलियत रखता, सलाहियत रखता, कुवत रखता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मित्रों? मैं बिल्कुल मानता हूं कि मोदी ने कोई जादू की छड़ी नहीं दिखाया है और ना ही ये कोई ऐसे अनोखे बिरले प्रधानमंत्री आए हैं जिनके आने के बाद देश की सारी समस्याएं समाप्त हो गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी के आने के बाद बहुत कुछ नई समस्याएं खड़ी हो गई जिनका समाधान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भारत की राजनीति आज तक मुद्दे पर ना हुई, ना चली और ना चलेगी। ना ही भारत के राजनीति में किसी तरह के हितों की बात होती है, हितों पर चर्चा होती है, उपयोगिता पर चर्चा होती है। 1952 से लेकर के 2022 तक भारत का हर चुनाव इमोशन पर हुआ है। 1952 से लेकर के कुछ साल तक समस्त भारतवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुण, दोष, अवगुण, उनके फेलियर, चीन से धोखा खाने के बाद भी पार्लियामेंट में बेशर्मी से स्वीकार करना कि मैं धोखे में आ गया। फिर भी भारत की महान जनता ने उनको कहा कि भाई ये लोग आजादी के लड़ाई के सिपाही हैं, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाया है, इनको वोट दिया गया। वही बात कभी इंदिरा जी के दुखद देहांत के बाद राजीव गांधी को 415 सीट मिल जाता है। वही बात विश्वनाथ प्रताप का एक बोफोर्स दलाली का झूठा, बेबुनियाद और बिना प्रमाणित हुआ इल्जाम लगाने पर मैं सीबीआई में नहीं रहा, ना ही भारत सरकार में मैं कोई प्रधानमंत्री रहा हूं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई है कि बोफोर्स में दलाली ली गई कि ना ली गई। लेकिन मैं भारत का नागरिक हूं और आप लोगों की तरफ से मुझे भी वही जानने का मौका मिला है जो समाचार पत्रों में आया है और जो पब्लिक डोमेन में है। और पब्लिक डोमेन में बोफोर्स में किसी तरह की कोई दलाली का पुख्ता प्रमाण विद एविडेंस आज तक नहीं आया है और ना ही किसी की कन्विक्शन होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई ऐसी इल्जाम जो साबित नहीं हो सका उसके इल्जाम पर राजीव गांधी का सरकार चला जाता है। फिर आते हैं मोदी जी फिर आते हैं मोदी जी और मोदी जी का रुद्र प्रताप सिंह रघुवंशी को शुभाशीर्वाद के साथ इनका बयान पढ़ना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनके बयान से मुझे ऊर्जा मिलती है। क्योंकि आप अनाप शनाप बेबुनियाद वाहियात इल्जाम लगाएंगे और मुझे उसमें जवाब देने का मौका मिलेगा। क्योंकि आपका कुतर्क से मुझे ऊर्जा मिलता है। पहले तो शुभाशीर्वाद रुद्र प्रताप को। आपने लिखा है कि ठीक उसी तरह जिस प्रकार रावण के नाम का उसके मुख दरबारी और उसके अहंकारी बना श्री राम केवल मतलब रुद्र प्रताप, एक तो आप मोदी की तुलना रावण से कर रहे हैं, ये दोनों लोग अतुलनीय हैं। मैं मानता हूं कि रावण महाप्रतापी थे। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा शक्तिशाली, रावण जैसा शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, रावण जैसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला और रावण जैसा महाप्रतापी तो नरेंद्र मोदी 200, 500, 1000 जन्म तक लेंगे तब भी नहीं होंगे। तो ये तुलना ही बेमानी है। अगर आप रामायण की बात छेड़ दें तो 2 मिनट जान लीजिए, हर आदमी को लगा होगा कि रावण ने हठधर्मिता किया और माता सीता का हरण किया। नहीं, रावण ये जान गया था कि हमारे सारे लोग तामसी हैं और इनमें से किसी को मोक्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब के सब राक्षस जोनि में जन्म लिए हैं और इनका मोक्ष तभी होगा जब भगवान राम स्वयं इनको मारे, और तभी इनका मुक्ति मार्ग है। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से देख लिया था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं राम के पास जाऊंगा और कहूंगा कि सबको मारो, तो वो तो राम बड़ा दयालु है, वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भाई राम से लड़ाई ले लो, तब तो मारेंगे। और राम खानदानी आदमी है, उनके पत्नी के हरण से बड़ा मुद्दा हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाज में उनको बताने का मौका मिलेगा कि भाई आपने करोड़ों लोगों को क्यों मार दिया, इसलिए मार दिया, उसने मेरे पत्नी का हरण किया, इस वजह से मारना पड़ा। तब रावण ने राम के पत्नी माता सीता का हरण किया और पूरे खानदान को मरवा दिया
अंत में जब लंका पर हनुमान जी आए, पूंछ में आग लगाने वाली घटना, तो उनको याद कराया गया कि भाई कुछ गर्जना कीजिए, क्योंकि बहुत सारी राक्षसियां गर्भवती हैं, अगर युद्ध समाप्त हुआ इनका जन्म होगा तो क्या होगा। तो उन्होंने गर्जना कराया और सारी राक्षसों का गर्भपात हो गया। मतलब राक्षस वंश का समूल नाश नहीं, समूल मोक्ष का माध्यम बने रावण। और तब अंत में जाकर के उन्होंने अपनी प्राण त्यागा और भगवान राम से कहा कि जीता मैं हूं, तुम नहीं जीते हो, क्योंकि मैंने ही ये स्क्रिप्ट लिखा था और मेरे ही लिखे पर आप आए हुए हैं। और जीत, विजय और पराजय की जहां तक बात है, मैंने जीते जी अपने लंका में तुमको आने नहीं दिया, और तुम्हारे जीते जी में तुम्हारे पत्नी को तुम्हारे यहाँ से हरण करके आया। तो तुलना रुद्र प्रताप ठीक नहीं है। आज बात राजनीति पर हो रही है तो देव लोगों की बात ना हो। आपने लिखा कि मैं तुलना केवल मोदी के मोदी कुकर्मी है, ये भी मतलब वाहियात बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को कुकर्मी कहना मतलब मेरे को कुकर्मी कहना होता है। प्रधानमंत्री के कुकर्म का जब तक आपके पास वीडियो एविडेंस ना हो तब आपको नहीं कहने चाहिए। ये बेबुनियाद वाहियात और बेकार इल्जाम है। भारत का प्रधानमंत्री कुकर्मी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 130-35 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आपके मुंह में जबान है, बोलते जाइए, लोकतंत्र में बोलने पर किसको रोकें। एनीवे, आपको अगला बात पढ़ूंगा तो मैं कुकर्मी होने लगूंगा, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए आपके बातों से हट रहा हूं, चाहे आपने बढ़िया क्यों नहीं लिखा। मित्रों, बात मोदी जी को हराने से हो रही थी। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि मोदी जी का हराने का अस्त्र शस्त्र किसी के पास नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? देखिए, अभी एक नया घटना बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने $5 ट्रिलियन को अचीव किया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से उनकी इकोनॉमी आगे चल गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही मोदी जी कह रहे हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है। हालांकि आप लोगों ने समाचार खोला होगा तो किसी भी चैनल पर इसके अलावा कोई समाचार नहीं है। 2 ही समाचार मैं कल से देख रहा हूं। एक देख रहा हूं लव जिहाद पर कुछ समाचार चैनल अपनी बात कर रहे हैं, और बाकी $5 ट्रिलियन पर किस तरह से हम बड़े उस पर बात कर रहे हैं। कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आया कि हमको पिछला वाला स्थिति आने में 3 साल लग गए। मतलब उनके दिमाग पर ही मुझे चिंता हो रहा है कि दुनिया की सारी पहिए जाम हो गया, सारा प्रोडक्शन बंद हो गया, आयात निर्यात बंद हो गया। उसके बाद भी 3 ही साल में उसके आगे बढ़ जाना, थैंक्स टू मोदी, थैंक्स टू भारत के कामगार, थैंक्स टू भारत के इंजीनियर, थैंक्स टू भारत के महानतम लोग जिन्होंने कोरोना के दंश को पीछे छोड़ करके पुरानी वाली स्थिति से भी आगे बढ़ गए हैं। तो वो भारत के महानतम जनता को बारंबार प्रणाम करते हैं, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को तो साधुवाद, धन्यवाद और मुबारकबाद देना बनता ही बनता है, क्योंकि कैप्टन को पुरस्कार। अरे वंदना राम जी को साधुवाद, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मित्रों, नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए आपको मोदी के अस्त्र शस्त्र से मुकाबला करना पड़ेगा। घटना है कि $5 ट्रिलियन की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि जी 3 साल लग गया। देश की जनता कहती थी यार बेवकूफ होगा, कोरोना काल में लोगों को भूखमरी आ गई, खाने पीने की आफत आ गई, और वो किस तरह से उसके सीमा को छुआ है, आप उसमें मिन्नत निकाल रहे हैं। दूसरा और छोटी बात बताते हैं, आज देश में हर आदमी, मैंने क्या फेसबुक पर डाला था कि अगर अंकिता सिंह का नाम आसिमा या आसिफा होता तो क्या आज यही स्थिति होती? सारे के सारे रुदाली गैंग के लोग सिर आसमान पर उठा लेते और सब के सब दुमका का यात्रा करते, जिस तरह से पहलू खान के घर गए थे। देश की जनता ये सोच रही है कि भाई क्या बात है, मान लिया मोदी में कोई बुराई है, बहुत बुराई है, लेकिन अंकिता के मरने और आसिफा के मरने पर फर्क क्यों? पहलू खान के मरने और प्रमोद खान के मरने पर फर्क क्यों? लोगों की यादाश्त कमजोर है। लोगों को ये याद नहीं होगा कि जब उत्तर प्रदेश में एक लड़की को खेत में मार दिया गया था, इल्जाम 2 स्वर्ण समाज के बच्चों पर लगा था। हालांकि वो बाद में पता चला कि उनके ये ऑनर किलिंग है, उनके भाइयों ने ही मारा है। अलग बात है कि प्रेस के दबाव में योगी जी ने भी CBI जांच और फलाना ढिमाका दे दिया था।
लेकिन उसी वक्त जयपुर में 4 मुसलमानों ने एक हिंदू लड़की को ले जाकर के घुमाए फिराए और जिंदा जला मतलब जहर देकर के मार के उसके घर फेंका। लेकिन प्रियंका गांधी यूपी में गई, जयपुर में नहीं गई। जयपुर में कोई बयान भी नहीं दिया। तो लोग ये पूछेंगे नहीं कि भाई ऐसा क्यों होता है। पहलू खान के लिए रुदाली करने वाला, सर आसमान को उठाने वाला आदमी अंकिता के लिए क्यों नहीं कह रहा है। दिल्ली के बगल फरीदाबाद में निकिता तोमर के भेजे में गोली मार देता है मुसलमान और कोई एक शब्द नहीं बोलता है। तो ये सब जो हथियार आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मोदी से मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि 2014 में मोदी ने यह साबित कर दिया था कि जाति टूटती है, धर्म टूटता है, क्षेत्र टूटता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान वोट नहीं करता तो इतनी संख्या में उत्तर प्रदेश से जीत करके नहीं आते। अगर दलित वोट नहीं करता तो इतनी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में जीत करके नहीं आती। अगर पिछड़ी, नोनिया, धानुक, आदिवासी वोट नहीं, क्योंकि सोनभद्र वगैरह ये सब आदिवासी बहुल इलाका है, तो जीत करके नहीं आते। तो आपको जिससे मुकाबला करना है उसके अस्त्र शस्त्र के जगह आप अपना पुराना आजमाया हुआ अस्त्र शस्त्र निकाल रहे हैं। मतलब बोफोर्स तोप के जमाने में आप तीर कमान चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तीर कमान राम रावण युद्ध में हुआ था क्योंकि उसको तोप नहीं बनी थी। अब तो आज ये मिसाइल, वो मिसाइल और फलाना मिसाइल बना है, तो आप उसकी तुलना करें। मित्रों, 2-3 और बातें आपको बताऊंगा। नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका, नरेंद्र मोदी के फंक्शनिंग पर लोगों को मोटिवेट करने का तरीका किसी और में दिख नहीं रहा है। आज लोग कहेंगे कि मोदी जी एक नाव को पानी में उतरते हुए भी चले जाते हैं। क्यों न जाए? मोदी जी के पास और कौन सा काम है? कौन सा उन्होंने कोर्ट में केस लड़ने का फीस ले रखा है? कौन सा उन्होंने 10 बजे रात को फेसबुक लाइव करने का बीड़ा उठा रखा है? उनका काम ही अपने हर नागरिक को मोटिवेट करना। अगर एक नाव को पानी में उतार रहे हैं और उस वक्त वहां के सारे कामगारों का जिन लोगों, मतलब पता चला है कि हजारों लोगों ने मिल करके उस तैरते हुए हवाई अड्डे का निर्माण किया है। मैं बात कर रहा हूं विमान वाहक पोत का, जिसका कोची में अनावरण और जलगमन करवाया माननीय प्रधानमंत्री ने। उस विमान वाहक पोत का अगर लोकार्पण, उद्घाटन और उस काम में वो गए होंगे तो सोचिए कि उसमें वो जो पेंट मारने वाला पेंटर होगा उसको भी लगा होगा कि मेरे पेंट पर प्रधानमंत्री के श्री चरण पड़े हुए हैं। उस नाविकों का, उस काम करने वाले लोगों का मनोबल को सोचिए कितना बड़ा हुआ होगा। प्रधानमंत्री की तो काम है, लीडर आपको मोटिवेट ही तो करता है। करना तो सिपाही का काम है। युद्ध में सिपाही लड़ता है, लेकिन उसके कैप्टन के मनोबल से वो फायर करता है। गोली सबके पास। जब भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई हुई थी तो भारत से कई गुना अत्याधुनिक हथियार पाकिस्तान के पास था, लेकिन मनोबल भारत वाला नहीं था। अमेरिका से आयातित था और अमेरिका को अनुकंपा पर दिया हुआ था। भारत अपने मनोबल से जीत गया और वो हथियार से हारा। मनोबल होती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो 2 बातें अंत में आपको कहूंगा कि भारत के विपक्षी दल चाहे कितना ही जोर लगा ले, कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि कांग्रेस आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह उसका प्रेजेंस है। हर जगह उसके लोग हैं, हर जगह उसके कार्यकर्ता हैं, हर जगह उसका अलग जगाने वाले लोग हैं। बाकी और कोई पार्टी छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी भी अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव में उसकी प्रेजेंस नहीं है। बेशक अभी दुनिया में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली पार्टी हो, अजय बढ़त बनाए हुए हो, एकदम युद्ध में उसके मुकाबले में कोई ना हो, लेकिन फिर भी भारत का संपूर्ण भाग, समग्र भाग भारतीय जनता पार्टी के पहुंच में नहीं आया है। तो बाकी लोगों की हैसियत था। जो लोग अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं, नीतीश कुमार का बिहार मेरे गांव के जस्ट बगल से शुरू हो जाता है। मतलब अगर मैं पूरब मुंह करके पानी का बाल्टी फेंकूं तो बिहार में गिरेगा, दक्षिण मुंह करके फेंकूं तब भी बिहार में गिरेगा। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश में हूं। मतलब मेरा घर 2 जिलों के बॉर्डर पर है, पूर्व में छपरा और दक्षिण में आरा। हालांकि बलिया का एक बॉर्डर सिवान से भी छूटा है, लेकिन मेरा गांव 2 जिला से छूटा है।
नीतीश कुमार के पार्टी का कोई नाम लेवा मेरे गांव में नहीं है। तो आप समझ लीजिए उनकी लोक प्रथा, मतलब बिहार का सटा मेरा गांव है, तब भी नीतीश कुमार का कोई नाम लेवा नहीं है। कोई एक आदान प्रदान चलकर भी हमारे गांव में उनका नहीं जीत सकता। नीतीश कुमार का बिहार के सटे बंगाल है, हालांकि को झारखंड भी है, तो बंगाल में कोई सुनने जानने वाला नहीं है। वहीं ममता बनर्जी का बंगाल के बॉर्डर के चौहदी जिलों में कहीं कोई नहीं, अगर बंगाल छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं जानता। केसीआर का तेलंगाना छोड़े आंध्र प्रदेश में नहीं है, पांडिचेरी में नहीं, मतलब कोई भी आदमी ऐसा, अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा क्षेत्रीय दल है जिसका दिल्ली के अलावा पंजाब में सरकार है, लेकिन सिर्फ अब यहीं तक है, उसका बुझा हुआ चिराग है, उसके आगे लास्ट है। तो आप एक ऐसे आदमी से मुकाबला करते हैं जिसका होल ग्लोब में अप्रोच है। दुनिया के हर देश में लोग कम से कम एक बार मोदी को तो जरूर सुने जाने होंगे और मोदी जी ने वहां पर दस्तक दी होगी, तो कहां तुलना है। अंत में आपको एक बार बता दूं, अगर मोदी किसी से हारेंगे तो पहला मोदी से और दूसरा भाजपा से, क्योंकि अंतर कलह और विभेद ही उनको हरा पाएगी, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। जब तक आप अपना अस्त्र शस्त्र नहीं बदलेंगे मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर प्रेम द्विवेदी ने लिखा है कि निष्पक्ष विभाग प्रस्तुति के लिए साधुवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे प्रेम द्विवेदी जी, और इसी तरह पर स्नेह प्रकार रहे। अंत में हाथ जोड़ के दो बात, मतदान जब देना पड़े, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, ग्राम पंचायत का हो, सिर्फ दो बातें आप जरूर याद करिएगा, सिर्फ दो बातें और कुछ नहीं। पहला बात ये याद करिएगा कि भाई मैं जिस पार्टी को वोट दे रहा हूं, क्या वो पार्टी का नेता, उस पार्टी का प्रत्याशी, उस पार्टी के प्रतिनिधि और उस पार्टी के फॉलोअर निकिता तोमर के मरने पर मुंह में दही जमा लेंगे और आसिफा के मरने पर आसमान उठा लेंगे? ऐसा क्यों? तो क्या मैं इनको मतदान दूं? और दूसरा ये बात जरूर सोचिएगा कि अगर आप किसी को मतदान दे रहे हैं तो उसकी खुशी भारत में मनेगी या विदेश में? अगर ये दो चीजों पर आप विचार कर लेंगे तो आपको और कोई विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी उंगली बिल्कुल सही निशान की तरफ जाएगा और सही मतदान होगा। कांग्रेस की कल रैली है, सफल हो, शांतिपूर्ण हो और शानदार हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में पतझड़ की शुरुआत हो गई है। मैं तो चाहूंगा कि कुछ और पुराने पत्तियां, टहनियां वहां से झड़े उतरे और हटें और नवीन कोमल उसमें खिले, क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं, देखते हैं कि ये फागुन के पहले पतझड़ आता है, पेड़ एकदम झड़ जाता है, लगता है पेड़ में कुछ नहीं रहा, और जब नवीन कोमलें निकलती हैं तो फल बड़ा शानदार निकलता है। और जिस पेड़ से पतझड़ नहीं हो पाता वहां पर फल बढ़िया से नहीं लगता है। तो कांग्रेस पर फल आए और कांग्रेस फलदार बने, तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र मोदी का विकल्प समग्र राष्ट्र में है। जहां जाओगे कांग्रेस को पाओगे कि विचार कांग्रेस के पास ही है। तो अगर कांग्रेस मजबूत नहीं रहेगी तो मोदी लापरवाह हो जाएंगे, और अगर मोदी लापरवाह हो जाएंगे तो 135-40 करोड़ वाला का देश का नेतृत्व को लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो उससे हमेशा सजग, संभल और सचेत रहना चाहिए, तभी हमारा देश समग्र विकास कर पाएगा। भारतवर्ष की सर्वांगीण विकास, निर्विवाद निर्विघ्न विकास के लिए मोदी का रहना जरूरी है, और मोदी को मजबूत बने रहने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। इन्हीं दुआओं, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।